नमस्कार जंटू में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान की जिन्होंने 9 तारीख को दिया और ये कहा कि 75 साल की उम्र में या 75 साल के पड़ाव में अगर शॉल उड़ा दिया जाता है तो आपको सम्मान के साथ विदाई ले लेनी चाहिए और समझ जाना चाहिए कि अब मुझे रेस्ट करना चाहिए। इस बयान के कई मायने हैं, अपने अपने नजरिए से लोग देख रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बड़ी अच्छी बात है, सभी के लिए एक सीख है कि राजनीति में भी एक उम्र होनी चाहिए और उस पर सबको कंप्रोमाइज करना चाहिए। कई लोग इसको नरेंद्र मोदी के साथ में जोड़ के देख रहे हैं। कुछ लोग ये गासिप कर रहे हैं कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे सहमति नहीं बन पा रही संघ और बीजेपी के बीच, तो इस बीच मोहन भागवत ने बयान दिया है। कई तरह की बातें हैं, लेकिन बात एक पार्टी के लिए मुझे लगता है कि मोहन भागवत ने नहीं कही है। 75 वर्ष को फॉलो करने के लिए सभी दलों के लिए, और ये कोई मुझे लगता है कि एक सोच थी, जिस पुस्तक और जिस लेखक का उन्होंने जिक्र किया उसी संदर्भ में उन्होंने कहा भी कि एक उम्र पर आदमी को एक संतुष्टि के साथ में विदाई ले लेनी चाहिए कि भाई अब हमें दूसरे कामों में जुटना चाहिए। यानी कि अगर एक पार्टी की भाषा में कहूं तो मार्गदर्शक मंडल में चला जाना चाहिए, और दूसरी पार्टियों के हिसाब से कहें कि वहां कोई उम्र का कोई राइडर नहीं होता। कहा तो कई बार जाता है कि युवाओं को आगे लेकर के आने का वक्त है। सीनियर्स जो हैं उनका अनुभव और युवाओं की एनर्जी को राहुल गांधी अक्सर कहते हैं। लेकिन सितंबर में नरेंद्र मोदी 75 साल के हो रहे हैं, उससे पहले सियासी गलियारों में एक बड़ी बहस है ये। खैर अब वो संदर्भ क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन चर्चा जरूर है और ये काफी सियासी चर्चा है कि इस पर फिट बैठेगी नहीं बैठेगी। दूसरा, ये एजेंडा थोपा भी नहीं गया है, उन्होंने अपनी एक इच्छा जाहिर की है कि इस तरह से हो जाना चाहिए। हालांकि नरेंद्र मोदी को लेकर के अमित शाह पहले से ही कह चुके हैं कि अभी तो 2029 का चुनाव भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो चलिए, ये इस बयान के क्या मायने हैं, किस तरह से देखा जाना चाहिए, क्या वास्तव में भारत की राजनीति में एक नई सूचिता तय होनी चाहिए उम्र की। अगर बात करें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की, खड़गे साहब वह भी क्रॉस कर गए हैं। कई राज्यों के और कई पार्टियों के दिग्गज नेता हैं जो इस सीमा को क्रॉस कर चुके हैं। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, आदित्य कांत जी हैं और राजीव जैन साहब हैं। सभी का स्वागत है। मैं राजीव जी आपके पास में आना चाहूंगा। एक बहस तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक नई चर्चा जरूर सियासी गलियारों में या एक आमजन के बीच। भागवत साहब ने एक नया एक वो दे दिया, एक टाइटल है कि हाँ इस पे कुछ चर्चा रहनी चाहिए पब्लिक के बीच। देखिए योगेंद्र जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वैसे तो 75 साल का ये भाजपा में काफी समय से चला आ रहा है कि 75 साल वालों के बाद राजनीति में सक्रिय नहीं, उनको अलग भूमिका दी जाए, जैसा कि आपने भी जिक्र किया मार्गदर्शक मंडल का। लेकिन मोहन भागवत जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक हैं, उनका जो कल वाला बयान आया, उन्होंने एक समारोह में पुस्तक विमोचन में जब ये कहा कि 75 साल के बाद साल उड़ा दी, उसके बाद आप दूसरी भूमिका में रहो, नए लोगों को मौका दिया जाए। तो अब आप ये देखिए, ये आने वाले इसी साल की 11 सितंबर को मोहन भागवत जी भी 75 साल के हो रहे हैं, और उसके 5-6 दिन बाद 17 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी 75 साल के हो जाएंगे। तो उन संदर्भ में यदि हम देखें कि वो दोनों, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये दो बड़े पद जो प्रमुख पद है, एक तो आरएसएस में जो संघ प्रमुख हैं उनका पद, और एक प्रधानमंत्री जो देश के प्रमुख हैं उनके उनके पदों को लेके कुछ ऐसी चीज हो। क्योंकि आरएसएस भी अब अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है इस साल, अक्टूबर से उसका शताब्दी वर्ष शुरू हो जाएगा। तो मोहन भागवत जी भी कहीं जाने वाले नहीं, वो भी एक साल जो शताब्दी वर्ष रहेगा। तो मेरी जो जानकारी है वो इस पूरे साल वो एक संघ प्रमुख रहेंगे। उसके बाद दूसरी तरफ हम देखें प्रधानमंत्री का, तो प्रधानमंत्री पार्टी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि प्रधानमंत्री इससे 75 साल पूरे होते ही या कुछ वो करें, या पद को क्या जो भी संभावना है राजनीति छोड़ें या जो भी की जाए, लेकिन पार्टी कतई नहीं चाहेगी। पार्टी 2029 तक का प्लान उनके नेतृत्व में कर रही है। अब 2029 के चुनाव जो होंगे नए परिसीमन में होते हैं, महिला रिजर्वेशन आता है, तो वो एक बहुत अलग सीन हम सब लोग देश की जनता के सामने आएगा कि जो नया चुनाव होगा आने वाला, यदि सब कुछ स्मूथली चलता रहा, जनगणना का भी काम हो गया,
परिसीमन भी हो गया, महिला रिजर्वेशन भी लागू हो गया। तो आप देखिए कि जो है भारतीय संसदीय लोकतंत्र का जो एक चेहरा बिल्कुल बदल जाएगा यदि उस तरीके की चीज होती है। तो वो किस पार्टी के लिए फायदेमंद होती है कि नहीं होती है, वो तो नतीजे ही बताएंगे, लेकिन सीन निश्चित तौर पर बदलेगा। और प्रधानमंत्री यदि 2029 में चुनाव होते हैं, जो कि संभावना है कि नया परिसीमा में जो सब चीजें होती है तो 6 महीने आगे पीछे भी हो सकता है, उसमें कोई वो नहीं है। ये कि संसद के पास अधिकार भी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास अधिकार है कि वो 6 महीने अपना कार्यकाल बढ़ा सकती है लोकसभा का। लेकिन ये एक संभावना वाली चीज है। अब 75 साल पार्टी के अन्य नेताओं पर तो लागू किया जा सकता है। आप देखिए भाजपा जिस मतलब गति से चल रही है, उसने अपने जितने भी मुख्यमंत्री बनाए हैं वो सब 60 साल की रेंज वाले लोग हैं। तो उसका जो एक हम इशारा समझें कि वो मुख्यमंत्रियों को आने वाले 15 साल की राजनीति के हिसाब से बढ़ा रहे हैं। अब ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो तो 52 साल के ही है मेरे ख्याल से, राहुल गांधी से भी छोटे हैं उम्र में। हमारे राजस्थान के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, उत्तराखंड के, ज्यादातर राज्यों, देवेंद्र फडणवीस हैं, ये सब 60 के नीचे के लोग हैं। तो भाजपा ने इन लोगों को इसीलिए आगे बढ़ाया है और पुराने लोगों को इसीलिए अलग किया है कि ये लोग आने वाले 15-20 साल की राजनीति करें भाजपा की। नए चेहरे जो सामने लाए, इस तरीके का नेतृत्व वो पार्टी लाई है। तो बड़ा सोच समझ के वो उसने कदम उस समय उठाया है। इन लोगों को बनाने के पीछे भी ये एक मूल मकसद रहा होगा। कारण तो कई रहते हैं, लेकिन एक ये भी कारण रहा है कि ऐसा नेतृत्व हम राज्यों में तैयार करें जो आने वाले 15-20 साल तक पार्टी का काम कर सके। उसी संदर्भ अब ये जो बड़े पद हैं, प्रधानमंत्री जैसा पद है, उसमें कहीं ना कहीं ये बंदिश लागू नहीं हो पाएगी 75 साल, क्योंकि भाजपा के पास इस तरीके का एक नेतृत्व है नरेंद्र मोदी के तौर पर, पूरे देश में एक आज की तारीख में सबसे लोकप्रिय चेहरा है भारतीय राजनीति में, उससे भी नकारा नहीं जा सकता। तो वो एक संभावना वाली चीज है कि क्या होता है, कौन प्रधानमंत्री पद का दावेदार। लेकिन अभी आने वाले समय में मतलब अगले चुनाव तक तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा में ये हो। अन्य दलों की बात जहां तक है, अन्य दल में तो कांग्रेस ही एक है जिसमें मतलब उम्र का कोई लिहाज नहीं है। यदि उम्र से कोई हटता भी है तो वो अपने परिवार का कोई बंदा ले आता है। राजस्थान के जी कुछ कह रहे थे? जी मैं आऊंगा आपके पास में, वापस आ रहा हूं मैं। श्याम जी आपका रुख करना चाहूंगा। संघ प्रमुख अगर कोई बात करते हैं तो बीजेपी यूं तो कहती है कि नहीं, संघ का कोई दखल नहीं होता बीजेपी के अंदर, वो बस एक समान विचारधारा के नाते हम लोग जुड़ते हैं। और संघ भी ये कहता है कि अगर कांग्रेस भी चाहे हमारी आइडियोलॉजी के अनुसार तो वो भी हम उनके लिए भी मदद करने को तैयार हैं, लेकिन वो संभव नहीं है, कहना बहुत सहज है। लेकिन क्या आपको क्या लगता है श्याम जी कि संघ प्रमुख का ये एक सुझाव है उनका, कोई ये कहा नहीं है कि ऐसा होना ही चाहिए, एक सुझाव दिया है कि अगर ये होता है तो बहुत अच्छी बात होगी। आपको क्या लगता है कि ये पैटर्न राजनीति में उतर पाएगा? देखिएगा, भाजपा ने 2014 में जिस प्रकार से मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी और सुमित्रा महाजन, कलराज मिश्र के साथ किया था कि भाई आपकी उम्र हो गई है, अब आप उस लायक नहीं रहे, तो बाहर हुए थे उस पर। और उसके बाद आनंदी बहन का भी जिक्र करें, सुमित्रा महाजन को तो चुनाव लड़ाया था उस समय, सुमित्रा महाजन को तो 14 में तो लड़ाया था, 19 में फिर उनको टिकट नहीं दिया क्योंकि वो लोकसभा अध्यक्ष बनी थी उस समय। नहीं, पहले बनी थी ना, सेकंड टर्म में बनी, पहले कार्यकाल में, मोदी जी के पहले कार्यकाल में सुमित्रा महाजन। जब इन सब लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार हो सकता है तो देखिएगा कि आरएसएस के प्रमुख खुद भी, सही बात है, 11 सितंबर को 70 और 75 पार कर लेंगे 75 के होने के बाद, और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री भी हो जाएंगे। अभी 5 देशों की यात्रा से जैसे ही वापस लौट के आए, जो जयराम रमेश ने सही कहा है, तो प्रधानमंत्री जी आपके पास भी जवाब तो है कि पहले आप हो जाओ फिर मैं हो जाऊंगा, कोई बात नहीं। जिस तरह से अगर मोहन भागवत इसकी पहल करते हैं कि भाई मैं तो हो गया, आप, क्योंकि वही कह रहे थे कि जब आपको शॉल उड़ाई जाती है तो नए को आपको स्थान देना चाहिए। जिस तरह सुझाव है तो वो पहले सुझाव खुद के ऊपर लागू करे, फिर प्रधानमंत्री के ऊपर स्वतः ही लागू हो जाएगा जब वो खुद लागू करे, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। और भाजपा में संभव है जिस प्रकार से
आप देखिएगा कि संतोष गंगवार की बात करें, राजेंद्र अग्रवाल की बात करें, रीता बहुगुणा की बात करें, ये सब लोग इसी कारण से गए कि भाई उम्र पूरी हो गई। तो अब जिस प्रकार की बात अमित शाह, तो क्योंकि हनुमान है, अब हनुमान अपने राम का तो हमेशा ही रक्षक रहेंगे, और वो कहेंगे कि वही वो रहे। उसके बाद सपना किसका पूरा होने वाला है वो भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के रहते हुए मेरे भी सपने तो सबके होते हैं। और देखिए कि अमित शाह ने अभी हाल ही में जब सहकारिता का सम्मेलन हो रहा था, तो महिलाओं के सामने कहा था कि मेरी भाई, जब मैं राजनीति में नहीं रहूंगा तो मैं जैविक खेती भी करूंगा और वेद उपन्यास का अध्ययन भी करूंगा। तो उन्होंने अपनी स्थिति तो बता दी कि भाई मैं राजनीति के बाद क्या करने वाला हूँ। तो देखिए वो तो मान चुके हैं कि भाई 75 के बाद मुझे जो करना है। अब प्रधानमंत्री जी अभी तक नहीं कर पाए, और वो तो फिर उनके लिए रक्षा में ये भी कहते हैं कि भाई संविधान में तो है नहीं भाजपा के कि इस उम्र तक इस पद पर, लेकिन पद प्रधानमंत्री का बड़ा पद होता है। और निश्चित तौर पर सब ये सोचने लगते हैं कि प्रधानमंत्री के कारण देश चल रहा है। जब पार्टी के कारण अगर सरकार आती है, तो प्रधानमंत्री जो भी बनेगा वो, देखिए, पद पावरफुल बनाता है व्यक्ति को। व्यक्ति खुद पावरफुल थोड़ी ना होता है। जब ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो वो थोड़े सोचते थे कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो कई बार मैंने तो जेपी शर्मा जी जो अपने हैं उनको इंटरव्यू ले रहे थे जब ईटीवी में थे, तो उन्होंने कहा था कि मेरा नाम भी प्रधानमंत्री के नाम पर पद चल सकता है क्या, ये चीज। अब देखिए भाग्य, भाग्य में 11 साल के प्रधानमंत्री लगातार बनकर के रहना, और आगे अब दो तो कह रहे 2029 तक रखना चाहते हैं, क्योंकि रखना इसलिए चाहते हैं हमेशा कि सब कुछ चलता है तो प्रधानमंत्री उन्हीं के अनुरूप चलते हैं। मेरे को लगता है कई फैसले होते तो अमित शाह की झलक सब जगह दिख ही जाती है। लेकिन संघ प्रमुख का कोई बात कहने का मतलब, इशारा तो गंभीर है। अब उसको देखिए विपक्षी पार्टियों ने लेकर के उन्होंने अपना मकसद तो आधा शुरू कर दिया, लेकिन विपक्षी पार्टी जयराम रमेश भूल जाते हैं कि मल्लिकार्जुन भी उसी स्थिति के हैं जिस स्थिति के प्रधानमंत्री, वो तो बड़े हैं और भी। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल पहले तो कह रहे हैं कि आप लागू करो फिर हम करें। तो देखिए क्या राजनीति में एक नए लोगों को हम्म लाना परंपरा हम्म होनी चाहिए जिस प्रकार से, और भाजपा जैसी सिद्धांत वाली पार्टी इसको लागू कर सकती है और दिखा सकती है कि हम लागू कर सकते हैं, तो बाकी लोग भी लागू करें। भविष्य जी क्या कहता है नहीं कहता है तो आने वाला समय, लेकिन चर्चा बिल्कुल। जरूर शुरू हो गई है। सितंबर, बिल्कुल चर्चा शुरू हो गई। सितंबर में पता लगेगा। मैं आदित्य कांत जी के पास में जाना चाहूंगा। आदित्य जी, दो तीन बातें हैं। कोई भी पार्टी ये देखती है कि पार्टी किसके संरक्षण में या किसके नेतृत्व में महफूज है। दूसरा कि हम आगे कहां बढ़ सकते हैं, कद पार्टी का कहां बढ़ सकता है, वोट कौन ताकत है कि जो वोट को खींच सकता है। ये बात तो इसमें हम इसे खारिज नहीं कर सकते कि 2013 में जब गोवा के पार्टी के अधिवेशन में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा बना रहे थे, उस समय कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन एक बार के लिए टल गया। उस समय बाद ही उन्हें चीफ कैंपेनर ऑफ द इलेक्शन बनाया गया और बने। मोदी मॉडल को लोगों ने कहा कि गुजरात में जिस तरह से तरक्की की है, एक मॉडल होना चाहिए, मोदी मॉडल उसे नाम दिया। और 2014 में पहली बार बीजेपी 1980 में जब उसका गठन हुआ, उसके बाद में इतनी बड़ी मेजोरिटी से आए। हालांकि तब तक भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक स्वीकार्योक्त जिस तरह का कद था, उस समय मोदी जी का वो कद नहीं था जब उन्हें चीफ कैंपेनर बनाया गया था। अटल जी का नाम एक अलग ही रूप में लिया जाता था, एक रेस्पेक्ट के साथ में और जिस तरह से। लेकिन मोदी ने साबित किया कि गुजरात मॉडल के रास्ते में आगे बढ़ सकता हूं। दूसरी बार उन्होंने अकेले दम पर, दम इस वजह से कह रहा हूं कि वोट मोदी को कास्ट हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है। और तीसरी बार संख्या बेशक कम हुई, लेकिन सरकार मोदी के नाम पे ही चल रही है। तो क्या बीजेपी ऐसे में कोई रिस्क लेगी? सर अनम्यूट करिए, म्यूट किया हुआ आपके यहां से, म्यूट है सर। एक माइक जैसा वो जो है, उसको अनम्यूट करिए एक बार। हाँ सर, बिल्कुल वापस कर दिया आपने। एक ही बार टच करिए उसको। हाँ सर, अब बोलिए। हाँ, अब आवाज आ रही है मेरी? जी। बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर।
हाँ, तो युगेंद्र जी, हम ये बात कर रहे थे कि बीजेपी के जहां तक है कि बीजेपी तो ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहेगी, और बीजेपी में हम लोग जानते हैं कि किस तरह से फंक्शनिंग आजकल हो रही है, और नीचे से लेके ऊपर तक किस तरह से आज पूरा सेटअप है। हम आज ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोहन भागवत जी ने एक इशारे में एक ये बात कही है, और क्योंकि जैसा अभी मेरे से पहले पैनलिस्ट ने भी कहा है कि जिस तरह से मार्गदर्शक मंडल की बात हुई थी 75+ के बाद में, और कुछ वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन कर दिया गया था इसी के बहाने, तो आज वही बात रिफ्लेक्ट करने के लिए हम ये चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको इस प्रिटेक्स्ट में देखें कि आज प्रधानमंत्री जी जिस स्थिति में है, तो मुझे नहीं लगता ये बात सिर्फ मोहन भागवत जी के कथन की वजह से आ रही है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है अगर हम आगे देखें कि बीजेपी के स्वयं ही अपने ही नेता या वो बाद में कोई रेजोल्यूशन लेके ये आ जाएं कि वो यही चाहते हैं कि मोदी जी ही कंटिन्यू करें। हालांकि ऐसी कोई सिचुएशन अभी नहीं आ रही है कि कोई डायरेक्टली उनको ये कह रहा है कि आप रिटायर हो जाए, लेकिन ये जो वॉइसेस आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इस सिचुएशन में बीजेपी अपने आप से ये चाहेगी। लेकिन हाँ, पॉलिटिक्स जो होती है, अनसर्टेनिटीज है। कल को अगर जैसे मेरे से पहले श्याम सुंदर जी कह रहे थे या राजीव जी ने कहा कि मोहन भागवत जी एक एग्जाम्पल सेट कर दे, जैसे वो उनका अभी उनसे 5-6 दिन पहले ही है, तो पॉलिटिक्स में आपको नहीं पता कि मोदी जी अपने आप से कुछ इस तरह का इशारा दें कि वो रिटायर होना चाहते हैं। हालांकि इस तरह की कोई भी इंडिकेशन अभी नहीं आई है। और अगर बीजेपी की सिचुएशन हम देखें, बीजेपी के पास ऐसा आज की तारीख में कोई ऐसा चेहरा ऐसा नहीं लगता जो अपने बलबूते में आके एकदम से वो जो बड़ा स्पेस है उसको एकदम से फिलअप कर सके। हालांकि बाद में हमेशा ऐसा लगता आता है और थोड़ा वक्त लगता है उस शू को फिलअप करने के लिए। तो लेकिन हाँ, ये क्योंकि डिबेट तो अब गर्म हो गई है, क्योंकि भागवत जी ने ये बात कर दी है और स्पेकुलेशंस भी होंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि और पार्टीज जैसे पहले का है कि इस चीज को इतना स्ट्रांगली वो लेके आएंगे। जैसे खड़गे साहब की बात की, इवन सोनिया गांधी जी, वो भी 78 वर्ष के आसपास की है। लेकिन अगर हम प्रधान एज की बात अगर हम करें तो वो मुद्दा सिर्फ डिबेट का नहीं हो सकता, पॉलिटिक्स के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में बात करें। बिकॉज अगर हम हिस्ट्री में भी जाएं, चाहे वो वर्ल्ड लीडर्स हैं या इंडिया में भी है, तो ऐसे बहुत से प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने 75 या इवन 80 ईयर्स की एज में भी बहुत अच्छे ढंग से कंट्री को चलाया है। मतलब विंस्टन चर्चिल जी की अगर हम बात करें, उनका जो सेकंड टेन्योर था वो 76 आई थिंक 77 ईयर की एज में उन्होंने किया था, और उनका जो सेकंड टेन्योर है उसको माना जाता है अच्छा टेन्योर रहा था। वैसे ही अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो मोरारजी देसाई जी भी मेरे ख्याल से आई थिंक 81 ईयर ओल्ड थे जब वो 1977 में प्राइम मिनिस्टर बने थे। लेकिन आज ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि ये मायने कुछ, ये जो मापदंड हैं, ये बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं के ऊपर लगा के उन्हें एक तरफ से किनारे किया गया था, हम ये कह सकते हैं। तो वही चीज वापस आ रही है, तो इसलिए हम इस बात की डिबेट हो रही है या चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन मेरा अपना ये मानना ये है कि सिर्फ एज या सिर्फ एक एज ही क्राइटेरिया नहीं हो सकता, बाकी फैक्टर्स भी उसमें काउंट हो, तो तब एक बात बन सकती है कि एज भी हो गई है। या पॉलिटिक्स में कई बार वो प्रिटेक्स्ट लिया जाता है कि जी एज के बहाने ही आप किसी को साइडलाइन कर दीजिए। जी योगेंद्र जी, मैं राजीव जी वापस आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, एक बहस तो क्या कहूँ, चर्चा का मुद्दा है, क्योंकि मोहन भागवत ने कहा है, अगर यही बात और कोई कह रहा होता तो मुझे लगता है शायद इतनी बड़ी बात नहीं होती। लेकिन अब कभी बीजेपी ये बात कह सकती है कि दूसरी पार्टी से तो उम्मीद करे कि उनके नेतृत्व में युवा रहे, और हमारे नेतृत्व में तो बिल्कुल हम कुछ भी कर सकते हैं। उसके अलावा आदित्य कांत जी ने भी बात की और दिखाई भी देती है कि मोदी के अलावा कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि 2029 के अंदर, क्योंकि अभी सीट 260 है बीजेपी की, डाउन हुई है। पहले जितनी सीट थी उससे कुछ सीट बाद में कम हुई, और अब बिल्कुल कम, क्योंकि अकेले के बूते जितना मैंडेट चाहिए था उतने सीट आ नहीं पाई। तो ऐसे में कोई रिस्क उठाना चाहेगा, क्योंकि संघ को भी अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए, पूरा उसे करने के लिए एक ऐसी सरकार चाहिए जो उनकी आइडियोलॉजी की हो। तो यहाँ कोई रिस्क जैसी चीज आएगी कि मोदी के नाम पे कोई रिस्क लेगा हटाने के लिए? देखिए योगेंद्र जी, अभी तो लगता नहीं है कि नरेंद्र मोदी के नाम पे कोई भाजपा जोखिम उठा सकती हो, क्योंकि आने वाला चुनाव उस संदर्भ में कि सीटें कैसे बढ़नी है, क्या होना है, तो उस संदर्भ में तो अभी तो हाल फिलहाल तो ऐसा लगता नहीं है। लेकिन ये राजनीतिक भाजपा है, अब इसमें कहीं ना कहीं इस तरीके की आवाज उठी है, तो उसका बहुत, आप ये समझिए कि बहुत गहरे मायने होंगे उसके। और जब संघ प्रमुख जिस चीज को कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक एक्सरसाइज भी हुई होगी
हर चीज को लेके। बिल्कुल। मेरा तो एक दूसरे रूप में भी मानना है, मेरा मतलब अलग थॉट भी इससे है कि हो सकता है कि ये चर्चा फेंकी गई हो भी, क्योंकि मोहन भागवत ने खुद का संदर्भ देते हुए ये एक बात नजरिया जानने के लिए, एक नजरिया जानने के लिए कि क्या इस पे रिएक्शंस आती हैं, क्या रिएक्शंस आते हैं, पार्टी के अंदर से क्या क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं इसको लेके। क्योंकि अब 2 महीने बाद देते, उन्होंने खुद का उदाहरण देके कहा कि भाई 11 सितंबर को मैं 75 का हो जाऊंगा। उन्होंने कहीं और पार्टी का तो नाम नहीं लिया, कहीं कुछ संदर्भ नहीं दिया, लेकिन आप और हम लोग इन सब चीजों को समझते हैं कि भाई उनके 6 दिन बाद ही 17 सितंबर को प्रधानमंत्री भी 75 के पूरे हो जाएंगे। तो क्या संदर्भ है इन सब चीजों का। अब ये आने वाले 2 महीने 1.5 महीने मतलब एक डिबेट का भी इशू रहेगा, पार्टी के अंदर भी रहेगा। अब भाजपा में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आने वाला है, तो क्या चीजें मतलब उस संदर्भ में भी सब चीजें, यदि हम उस परिप्रेक्ष्य में देखें कि नया अध्यक्ष आता है, भाजपा की कार्यकारिणी क्या तय करती है, वो निर्देश देती है। पार्टी में, भाजपा में एक और चीज है कि वैसे तो ज्यादातर पार्टियां जो भी हैं वो यही कहती हैं पार्टी निर्देश देगी जो करेंगे। तो यहाँ भी यदि पार्टी ने निर्देश दे दिया प्रधानमंत्री कि आप काम करिए, मतलब प्रधानमंत्री रहिए, हमारा नेतृत्व करिए, बाकी हम और लोगों पे, हम पर लागू है ये 75 वाला, आप पर नहीं, क्योंकि आप सक्षम हो, आपके नेतृत्व है। जो भी चीजें होती हैं राजनीति में जिस तरीके से भी कहा जाता है, मतलब उनको राजी भी किया जा सकता है। लेकिन ये आप एक संदर्भ एक मानिए कि इसमें एक पार्टी के अंदर ही कहीं ना कहीं बहस होगी, किस रूप में चीजें सामने आती हैं। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं कि एक पब्लिक की पार्टी में नेताओं की रिएक्शन जानने के लिए एक बात कही जा सकती है, लेकिन मोहन भागवत अगर कोई बात कहते हैं उसके अपने मायने हैं और वो हवा में तीर नहीं चलाते हैं। लेकिन खैर, क्या बीजेपी रिस्क लेगी, सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि चर्चा का विषय नरेंद्र मोदी को लेकर के आता है कि सितंबर में नरेंद्र मोदी रिटायरमेंट लेंगे, मोहन भागवत ऐसी बात करें वो ले सकते हैं। तो श्याम जी क्या लगता है कि बीजेपी रिस्क उठाएगी? अभी आदित्य कांत जी भी कह रहे थे और हमें भी दिखाई देता है ऐसा कोई फेस नहीं है बीजेपी के पास में कि अपने बूते वो सरकार 2029 में बना सके और जितने अलायंस के लोग हैं एनडीए के उन्हें साध सके। देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि 2 बड़े दल जो सहयोगी हैं उनके प्रमुख भी उस उम्र में आते हैं, इसलिए वो कहेंगे कि भाई प्रधानमंत्री जी को रखो तो हमारा तो ठीक ठाक चलता है। आंध्र प्रदेश और बिहार की बातें जो आती है निकल के, दोनों ही उम्र तो पार कर चुके हैं जिस तरह की स्थितियां बन रही है। लालू प्रसाद यादव भी अभी तक अपनी पार्टी को संभाले हुए हैं। तो जिस प्रकार से अब वो तो देखिएगा कि निश्चित तौर पर पार्टी में किस स्तर की बात होगी। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को आने दीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वही आएगा जो लोग चाहेंगे। आजकल, पहले भाजपा में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हाईकमान फैसला करेगा। अब यहाँ भी जिस तरह की स्थितियां पार्टी में कुछ लोगों के हाथ में आ गई है, तो ये सारी चीजें संभव हो पाती हैं। क्योंकि देखिएगा चुनावी खर्च जिस प्रकार से होता है, उस खर्चे को सहन करने के लिए, लाने के लिए जिसके पास ताकत होती है वही पार्टी को चलाता है। आजकल तो वो 100% सही है। जब 2014 में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी को राजनाथ सिंह ने प्रपोज किया था, और राजनाथ सिंह भी उसी एज में आने की स्थिति में आ गए, अभी जन्मदिन मनाए हैं उन्होंने। तो ये जिस तरह के जो प्रमुख लोग हैं जो पार्टी को चला रहे हैं, वो उम्र दराज के होने के बाद अगर मांग तरीके से उठती है तो संभव है परिवर्तन। और देखिए भाजपा जैसी पार्टी में संभव है जो आरएसएस के अनुसार चलती है, कहते नहीं तो चलती तो उन्हीं के अनुसार है। अगर आरएसएस अपने उसमें तय कर लेता है कि भाई हमारे प्रमुख भी हो गए और हमारे प्रमुख नए बनाओ और बाकी के स्थिति चेंज हो जाए, देखिएगा ये कोई राजनीति में कोई स्थायी रूप नहीं लेके रखता है परिवर्तन का। राजीव जी कुछ कह रहे हैं, राजीव जी क्या कह रहे हैं? राजीव जी मैं ये कह रहा हूँ कि आरएसएस में श्याम जी कह रहे थे, मैं थोड़ा संशोधन कर दूं, उसी बात को आगे बढ़ा दूं। आरएसएस में संघ प्रमुख वही बनता है जो मौजूदा संघ प्रमुख होता है, वो एक चिट्ठी लिख के छोड़ देता है। यदि संघ प्रमुख के ऊपर ही डिपेंड है कि वो पद छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं। संघ के अंदर से कोई ऐसी तरीको, ऐसी उनकी कोई परिपाटी नहीं है कि अंदर से बात उठे कि संघ प्रमुख पद छोड़े, वहां नहीं है सिस्टम ये। वहां तो वो खुद ही छोड़ते हैं, या उनका एक चिट्ठी लिखी हुई पहले से ही लिखी हुई पड़ी होगी कि मेरे बाद कौन सरसंघचालक बनेगा, वो उनके हटने के बाद जो चिट्ठी खोली जाएगी जिसका नाम उसमें होगा वो आगामी सरसंघचालक होगा। ये वो है उसका लेकिन राजीव जी, उन्होंने 75 वर्ष होने से पहले
जिस प्रकार की भाषा का उपयोग करके बता दिया है कि भाई 75 साल बाद जिसको शॉल उड़ाई जाती है उसको नए का रास्ता दे देना चाहिए। उन्होंने अपना भावना प्रकट तो कर दी ना एक बार। अब चाहे हटेंगे नहीं हटेंगे वो अलग बात है, लेकिन एक तरह से भावना प्रकट करने का मतलब है कि अगर वो हटते हैं तो एक उदाहरण बनेगा, और उदाहरण फिर भाजपा में जी बन जाएगा फिर। जी देखिए सही ये बात। तो देखिए, परिवर्तन का खैर दौर लेकिन है। सबसे बड़ी बात ये आती है सर, उदाहरण बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि चलिए राष्ट्रीय स्तर पे बहुत बड़ा कद बेशक नहीं हो, लेकिन राजस्थान की राजनीति का एक बड़ा कद रहा है भंवरलाल शर्मा। वो विनिंग कैंडिडेट के रूप में भी माने जाते हैं, और उन्होंने मना कर दिया कि आपके जैसे जिसको टिकट दीजिए, बस मेरी उम्र होगी, मैं आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा। ऐसे को बिरला लोग हैं कि जो ऐसे उदाहरण पेश करते हो, क्योंकि सत्ता का पता सा है, बहुत मुश्किल होता है। पार्टी में भी अंदर खाने से बात आ सकती है कि मोदी का परिवार जैसे कैंपेन चला तो कि मोदी जी नहीं, आप आगे बढ़िए, अभी तो देश को आपकी आवश्यकता है। ये हालांकि सितंबर की बातें होंगी, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि इससे एक सुगबुगाहट और चर्चाएं जरूर हो गई, और फिर बीजेपी में नहीं, दूसरी पार्टियों में भी इंटरनली हो सकते, लेकिन वो मानेंगे नहीं मानेंगे, क्योंकि रिलेवेंट मैटर आरएसएस का बीजेपी के साथ में माना जाता है। इस वजह से चर्चा बीजेपी के नेताओं पर ज्यादा फोकस की जा रही है। चलिए समय कम है, मैं आदित्य कांत जी से जानना चाहूंगा सर, इस सरसंघचालक ने जो बयान दिया, इसको बीजेपी से सिर्फ इस वजह से जोड़ा जा सकता है कि संघ का कहने को अब चाहे कुछ भी कहें, लेकिन पूरा दखल है एक तरह से कि संघ के लोग, संघ के जो आदेश हैं वो बीजेपी पे लागू होते हैं। बिल्कुल जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये सबको पता है कि बीजेपी किस तरह से इवॉल्व होती है और किस तरह से, और अगर हमें पीछे हमने देखा है, बट इसमें हमें नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम वो नड्डा जी की एक वो बात याद करें जिसपे बाद में काफी कंट्रोवर्सी हुई थी कि बीजेपी अब इंडिपेंडेंट हो गई है और संघ के बिना भी चल सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अभी तक कायम है, लेकिन उस इतनी सी बात ने ही बहुत सारी सुगबुगाहट और बहुत कुछ पूरा फिरोर ले आए थे पॉलिटिकल सिनेरियो में। और उसके बाद ये नजर आया था कि दोनों ही तरफ से बहुत कोशिशें हुई थी कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, और मेरे ख्याल से हो भी गया है। तो ये एक, तो वो उसके बाद जो भी इवेंट्स अनफोल्ड हुई थी उससे ये बहुत क्लियर हो गया था कि संघ और बीजेपी बिल्कुल बीजेपी में है, संघ के हिसाब से होता है और वो हो रहा है आगे में। तो लेकिन ये बात है कि संघ डायरेक्टली वो इंस्ट्रक्शंस देने से कभी इतना डायरेक्टली वो कभी नहीं बोलेंगे, और इशारों में ही बातें होंगी जो अभी हम देख रहे हैं। तो अभी अगले वाला महीना हमारे लिए, या सितंबर का महीना मेरे ख्याल से बहुत स्पेकुलेशंस का होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और सब लोग इस पे कयास लगाते रहेंगे और हमें भी देखना चाहिए। बिल्कुल हाँ। नजरें अभी से सितंबर पे टिकी होंगी कि क्या होगा, और अगले कुछ दिन ये चर्चा का विषय भी बन सकता है। और ऐसा अगर कुछ उदाहरण पेश करने की बात आएगी तो मुझे लगता है कि ये अगस्त में ही सिलसिला शुरू होगा। अभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बीजेपी के आएंगे उससे भी कुछ ये अंदाजा लगेगा कि हाँ पार्टी किस दिशा में जा रही है। लेकिन संभावना यह है कि मोदी के लिए अंदर से कार्यकर्ताओं की डिमांड उठेगी, और जिसमें कहा जाएगा कि अभी मोदी की आवश्यकता है, और देश को आवश्यकता है, पार्टी को आवश्यकता है। ये बात जरूर निकल करके आ सकती है। और अगर मोदी कहेंगे भी पद छोड़ने की बात, तो पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इस बात को कह सकते हैं कि मोदी जी आप अपने लिए नहीं, पार्टी के लिए और देश के लिए आपको आगे बढ़ना है। ये कुछ चीजें ऐसी आ सकती हैं, वो किस अंदाज में और कैसी चीजें आएंगी, लेकिन ये तय मानिए कि मोहन भागवत के इस बयान के बाद में सियासी गलियारों में नहीं, जो सियासत को समझते हैं उनके जहन में भी एक चर्चा जरूर हो गई है। क्योंकि 11 सितंबर और 17 सितंबर दोनों का कोई कोइंसिडेंट है कि वो गैप भी 6 दिन का है। अब क्या होगा, ये तो सितंबर काफी महत्वपूर्ण है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।